हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके सोर्सेस के बारे में, ईएमएफ के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको भी देखा था। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सबको हम इससे पहले वाले टॉपिक्स में देख चुके थे। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लें। फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जाम में पूछा भी जरूर जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो अगर मैं एक कंडक्टर लूँ, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक कोई कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर जो होगा इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन कंडक्टर्स के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले बात करें तो इन फ्री मतलब कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 28 होती है, कितने पर मीटर क्यूब में। तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली इधर इधर डेफिनेट मतलब इनडेफिनिट डायरेक्शन में, कभी कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, और कॉन्टिन्यूसली ये अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या जो बाकी आयंस हैं उनसे कोलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली चेंज भी करते रहते हैं। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को हर एक कोलिजन के बाद चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो नेट मूवमेंट यानी नेट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होती है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं उतने ही टाइम में दूसरे कुछ और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो नेट एवरेज वेलोसिटी जो हो जाती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाती है। दैट इज इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू से कि इफ n be the number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी यानी एवरेज वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होगी, एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, वो होगी जीरो। क्यों? क्योंकि जो उनका u1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एंड डैश ऐसे इफ देयर आर, जैसे कि मैंने बोला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो एवरेज होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होती है। तो इनके इस रैंडम मोशन की वजह से सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो सर्किट में करंट कब फ्लो होगी, तो सर्किट में करंट फ्लो होगी जब हम इसके ऊपर जो कंडक्टर था इसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इफ अगर हमने इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दी तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इस नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करने लगते हैं, ये फिर से मूव करने लगते हैं,
ठीक है, लेकिन अब की बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम इसके ऊपर एक नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो नेट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जैसे ही हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है ना, तो जिस समय ये मूव करते हैं, तो क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। वो फोर्स कितना होता है? तो वो फोर्स होता है E इंटू ई, बट यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट इफ ME be the mass of electron, mass of each electron, तो हम इसको ME इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, वो कितना होगा? वो होगा ये। ठीक है, दैट इज द एक्सीलरेशन। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये एक्सीलरेशन है ना, ये कॉन्स्टेंटली नहीं रहता। होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जैसे ही मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इस एक्सीलरेशन की वजह से और इस फोर्स की वजह से इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है। लेकिन इस एक्सीलरेशन की वजह से जैसे वो एक्सीलरेट करते हैं तो अपने जस्ट नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन या नेक्स्ट आयंस जो होते हैं उनसे वो कोलाइड करते हैं, और जैसे ही वो उनसे कोलाइड करते हैं तो वो अपनी नेट वेलोसिटी को फिर से लूज कर देते हैं। ठीक है, और नेट वेलोसिटी को लूज करते हैं, फिर वो फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जो ये एक्सीलरेशन है वो कॉन्स्टेंटली नहीं रह पाता। जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और अपने सारी वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो नेट एक्सीलरेशन है ना वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पूरे कंडक्टर में वो ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। हालांकि उनके पास एक्सीलरेशन होता है, बट वो एक्सीलरेशन आफ्टर एवरी कोलिजन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, और फिर से वो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जैसे वो फ्रेश स्टार्ट करते हैं फिर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, फिर से उनकी वेलोसिटी जीरो, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आफ्टर एवरी कोलिजन वो नेक्स्ट वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास घर में हमारी स्टेयर्स हैं, ठीक है, और हमने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो बॉल जैसे यहाँ पर आएगी तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर कुछ वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही बॉल आकर के इस पॉइंट पर गिरेगी वो अपनी सारी वेलोसिटी को जीरो कर देगी, अगेन फिर से फ्रेश से स्टार्ट करेगी और फिर से कुछ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मगर यहाँ फिर से जीरो हो जाएगी, फिर से वो स्टार्ट करेगी और फिर से जैसे यहाँ पहुंचेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बॉल जो है हर कोलिजन के बाद फ्रेश से स्टार्ट करती है, लेकिन आफ्टर एवरी कोलिजन उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है जीरो हो जाती है, फिर से वो फ्रेश से स्टार्ट करती है। तो जो एक्सीलरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली एक लंबे टाइम तक के लिए नहीं रहता। अब यहाँ पर देखो स्टेयर्स केस में तो कुछ सेकंड लगते हैं बॉल को ऊपर से नीचे गिरने में, बट यहाँ पे जो ये टाइम इंटरवल है ना कोलिजन का, ये बहुत कम होता है। अगर किसी कंडक्टर्स की बात करें, किसी मेटल की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻14 सेकंड के लिए होता है। तो टाइम इंटरवल जो है ना बहुत छोटा है, तो उस छोटे टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा वेलोसिटी तो ये गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दो सक्सेसिव टाइम कोलिजन के बीच में ये कुछ ना कुछ एवरेज, कुछ ना कुछ वेलोसिटी ये गेन कर लेते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी, सबके अंदर एक्सीलरेशन सेम होगा। तो यहाँ से जो उनके पास जो फाइनल वेलोसिटी जाएगी वो क्या जाएगी? वो जाएगी ठीक है, वो क्या जाएगी? तो अगर हम मान लें इफ एक इलेक्ट्रॉन है
उसके पास जो रैंडम वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम वेलोसिटी, u1, ठीक है। और वो जो एक्सिलरेट कर रहा है वो कितने टाइम के लिए कर रहा है? बहुत छोटे टाइम के लिए, उसको हम टाउ1 बोल देते हैं, ठीक है ना। एक्सिलरेट्स फॉर टाइम टाउ1, ठीक है ना। तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी वो अटेन करेगा, वेलोसिटी वो कितनी होगी? v1। वो कितनी होगी? वो होगी u1 प्लस ए टाउ1। अच्छा, ए तो सेम रहेगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है और हर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी सेम है। तो सिमिलरली जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? वो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ t2, है ना। ऐसे ही अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की क्या बनेगी? un प्लस ए टाउ n। तो व्हाट विल बी देयर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। नॉट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी को हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होगी? v1 प्लस v2। सिंस देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे vn बाई n। अगेन vd यहां पर मेरे पास क्या आएगा? v1 की वैल्यू पुट कर दो, तो u1 प्लस ए टाउ1 प्लस u2 प्लस ए टाउ2। सिमिलरली n इलेक्ट्रॉन थे तो un प्लस ए टाउ n, ये वेलोसिटी बनेगी। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? n से। तो अब इसको यहां से ध्यान देना, इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं vd दिस इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस ए कॉमन ले लें और ये हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब इस n को एक बार हम इनिशियल वेलोसिटीज के साथ और एक बार हम फाइनल वेलोसिटीज के साथ लिखते हैं। तो यही vd मेरे पास क्या बनेगा? ये बनेगा u1 प्लस u2 प्लस दैट डैश प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस a टाउ1 टाउ2 टाउ n और डिवाइडेड बाय n। तो यहां पर आपको ये बात मालूम है कि ये जो टर्म आपके पास आया है, या दिस इज द रैंडम एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 होती है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? यानी ये जो हमारे पास vd है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स जो vd मेरे पास आ गया वो आ गया 0 प्लस ए टाउ, ठीक है। वेयर व्हाट इज टाउ? टाउ क्या है? वेयर टाउ क्या है? टाउ जो है वो है आपके पास टाउ1 टाउ2 टाउ3 प्लस दैट डैश डैश tau n divided by n. That is, you can say that average time. अब ये जो एवरेज टाइम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टोटल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास जो vd का फॉर्मूला बना
वो Vd का फॉर्मूला क्या बन गया, इट इज ए और टाउ, ठीक है। अगेन आपको मालूम है कि जो ए है, ए, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, एक टाउ को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, माइनस का ई अपॉन m mass of electron into tau, ठीक है। अगेन इफ v बाई एल भी लिख सकता हूं, अभी बताता हूं v बाई एल कहां से आया। तो आपको मालूम है कि v बाई एल जो होता है ना, ठीक है, ये v बाई एल कहां से आया, तो आपको बताऊं v बाई एल जो होता है, v बाई एल दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे e इज इक्वल टू होता है v बाई एल, ठीक है, वेयर v इज द टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द, जो भी आपने यहां पर यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लगाया था, जो भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी जिसकी वजह से मूव करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो भी यहाँ पे सेल लगाया होगा उसकी अपॉन लेंथ, गॉट इट। तो आगे आते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारे पास, आपके पास किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहें कि आप डिफाइन करें कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों ने गेन की है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field, ओके। नाउ ऐसे ही हम एक और चीज को डिस्कस करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो दैट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज टाइम इंटरवल between two successive collision of इलेक्ट्रॉन। एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, the distance
traveled by electrons between two successive collision. सो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर चूज करते हैं, हम एक कंडक्टर सपोज करते हैं. तो सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है. ठीक है, ये कंडक्टर है. इसमें हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बैटरी या सेल लगा दिया है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो स्मॉल l है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई है वो इस डायरेक्शन में अप्लाइड हुई है, क्योंकि दिस विल बिकम अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बिकम अ नेगेटिव टर्मिनल. तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में वो vd वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे. ओके, तो अब हमें निकालना है एक्चुअल में इसमें कितनी करंट फ्लो होती है और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करती है. तो करंट के लिए हमने क्या करते हैं, करंट का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना. तो हम देख लें कि सर्किट के अंदर मतलब इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है और उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लग रहा है. तो चार्ज की वैल्यू रख देंगे, टाइम की वैल्यू रख देंगे, करंट आ जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग चार्ज करते हैं. तो अब कंडक्टर के पास कितना चार्ज है ये तो हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए हम कुछ चीजों को सपोज करते हैं. क्या सपोज करते हैं, लेट करते हैं. पहले n, what is n? n is free electron density या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्या सपोज किया, मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं यूनिट वॉल्यूम में, वो कितने हैं, स्मॉल n है. और क्या सपोज किया, a. व्हाट इज a? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो हम देखते हैं कि पूरे कंडक्टर के पास टोटल चार्ज कितना है. ठीक है, दैट इज तो चार्ज के लिए पहले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो ये कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो NaL आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास NaL. तो टोटल चार्ज कितना होगा, यानी टोटल चार्ज contained in L length of कंडक्टर यानी Q, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होगा. तो यानी Q का फॉर्मूला यहां से आपके पास आएगा E, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ये निकाले हुए हैं यानी NaL.
तो चार्ज तो आपके पास आ गया। अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, देखो सिंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और हर वो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे वीडी से, और उनको टोटल ट्रेवल करना है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और उस एंड की जो डिस्टेंस है वो है एल, मतलब एल डिस्टेंस से उनको वीडी वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन passing from one end to other end of conductor। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास तो एक्सीलरेशन है, तो हम यहाँ पे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन का यूज क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही उनके अंदर एक्सीलरेशन आता है वैसे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, मतलब उनकी जो फाइनल वेलोसिटी वो अटेन करते हैं वो जीरो हो जाती है, फिर से वो फ्रस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो नेट एक्सीलरेशन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम यही सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्स्टेंटली वीडी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको मालूम है सिंस करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की जगह आपने क्या लिखा? चार्ज की जगह आपने अगर देखें तो चार्ज का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे आया है ENAL। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? ENAL डिवाइडेड बाय टाइम का फॉर्मूला क्या आया? तो टाइम का फॉर्मूला आप देखें यहाँ से आया है L अपॉन VD। तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या लिख दूं? L डिवाइडेड बाय VD। तो ये VD ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो I है वो क्या बनेगा? ENAL, VD ऊपर गया और डिवाइड में L। नाउ L से L कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू NEAVD। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, या यू कैन से दैट दिस is the relation between I and VD। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर का देखो जितना ज्यादा एरिया होगा, यहां से हमें क्या मालूम चलता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, जितने ज्यादा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, और जितनी ज्यादा उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। ऐसे ही हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, करंट डेंसिटी। अब एज वी नो दैट कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी मतलब J, ये हमने पढ़ा था I बाई A के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करूं तो I बाई A की जगह, यानी I की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो I की जगह वैल्यू क्या होती है? I की जगह मैं पुट करूंगा NEAVD डिवाइडेड बाय A। तो यहां से A कैंसिल आउट, तो यहां से जो मेरे पास J का फॉर्मूला आएगा वो NEVD आएगा। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो वेक्टर फॉर्म होगी J इज इक्वल टू NEVD। ठीक है, माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि माइनस साइन आपको क्या बताता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके? सॉरी, करंट डेंसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब सिंस हमारे पास देखो करंट डेंसिटी और करंट आ गई
करंट डेंसिटी भी मालूम चल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, ए भी है। तो हम यहाँ से एक काम और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेरिफिकेशन या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, डिडक्शन ऑफ ओम लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन क्या थी, एरिया था, क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, टेम्परेचर था। तो कैसे कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, देखना, सिंस वी नो दैट VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो क्या बताया, AV टाउ अपॉन ME इंटू L, ये फॉर्मूला बताया था। अरे E की जगह मैंने V अपॉन L पुट कर दिया यहाँ पे खाली, और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया VD। अच्छा, अब हमको मालूम है I का फॉर्मूला हमने पढ़ा NEAVD, तो VD को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जैसे आपने VD को यहाँ पुट किया तो देखो क्या बना, NEA अपनी जगह है, EV टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड L, तो ये वाला E और ये वाला E मिलके E स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो I है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, NE स्क्वायर और NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन ME इंटू L। अब एक काम करो, यहां से V अपॉन I की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहां से V बाई I निकालू तो मतलब इसको मैं इधर ले जा रहा हूं और इस टर्म को जब इधर लेके जाऊंगा तो सब क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यानी ME यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, NE स्क्वायर टाउ A। तो एज वी नो दैट कि V और I का जो रेशियो है वो होता है R, होता है। तो इसका मतलब यहां से रेजिस्टेंस ऑफ द जो कंडक्टर है उसका फॉर्मूला बन गया ME अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। मतलब आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ये वाला टर्म है, ये क्या होता है, ये कौन सा टर्म है, तो आपको पता है कि R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। तो अगर मैं जरा कंपेयर करूं तो क्या ये रो नहीं दिख रहा है, तभी तो मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, मगर रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वो नहीं डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर। मतलब रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वो कैसी रहती है, वो रहती है कांस्टेंट, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब यहीं से आपको मैंने एक और चीज बता सकता हूं, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। हालांकि इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, मगर यहाँ से एक और मेथड आता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का, तो आप चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो। यानी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप कैसे पढ़ सकते हो, तो जैसा कि आपको मालूम होगा यहाँ पे मैं चार्ज की जगह क्या लूंगा, इलेक्ट्रॉन लूंगा ना। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि VD का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लेके चलेंगे तो माइनस का E, ठीक है, और E अपॉन M इंटू टाउ, ये VD का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और ऑल्सो J करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा है NEVD पढ़ा हुआ है ना। और यहाँ पर E है तो यहाँ माइनस साइन लेंगे VD, अगेन VD की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो J इज इक्वल टू N, देखो ये माइनस साइन यहाँ पे पहले से माइनस साइन था तो इसको हम पहले से प्लस लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। E स्क्वायर हो गया भाई, VD की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आ गया टाउ अपॉन M इंटू E। अच्छा, क्या इतने टर्म को आप वो लिख सकते हो रेजिस्टिविटी, यानी J इज इक्वल टू क्या आ गया, रो और E वेक्टर के ऊपर, ठीक है ना। और इस रो को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी, रो को आप क्या लिख सकते हो, रो आपके पास आ सकता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो यानी यहाँ पे J इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा 1/सिग्मा ई। यानी यहां से अगर आप ई का फॉर्म निकालना चाहो तो ई का फॉर्म आपके पास क्या निकल के आएगा, सिग्मा इंटू करंट डेंसिटी, और दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आप चाहो तो जो इससे पहले वाला मेथड बताया था मैंने, उससे भी आप प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज आप इस मेथड का यूज करके भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो कराने जा रहे हैं उसमें यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes roughly an कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास इज 63.5 U, अवोगाद्रो नंबर इज 6 × 10⁻23 पर मोल। अच्छा, ये क्या मतलब दे रखा है 63 × 66 × 10⁻23 पर मोल? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 63.5 ग्राम अगर मैं कॉपर लूं तो उसके अंदर इतने एटम प्रेजेंट है। यही तो मतलब है कि 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर 6 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उसकी जो डेंसिटी है कॉपर की वो 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये हमसे कह रहा है 63.5 ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है। तो इसका पहले हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं, यानी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ कॉपर के पास कितना मास है। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर का मास है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको ग्राम में चेंज करें तो 9 × 10⁻6 ग्राम, ठीक है। अब सिंस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है ना, ये कितना कंटेन करता है, कंटेन्स 6 × 10⁻23 एटम्स, ये कंटेन करता है। तो अब हमारे पास इतने ग्राम 9 × 10⁻6 ग्राम ऑफ कॉपर कितने कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5 × 9 × 10⁻6। दैट इज इसको सॉल्व करने पर मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8.5 × 10⁻28 एटम्स। अब आगे ये भी दिया हुआ था कि ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास इतने एटम हैं, इतने एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.5 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है, हमें आई दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस आपको मालूम है आई इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो यहां से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूं तो ये आ जाएगा I/NEA, ठीक है। तो अब मेरे पास आप देख सकते हो आई भी है, आई की वैल्यू है 1.5, एन आ चुका है 8.5 × 10⁻28, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19, और एरिया ऑफ द
कंडक्टर आपके पास यहाँ दे रखा था, यानी 10 टू द पावर -7। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो Vd की वैल्यू आती है वो आती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ 0.1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। हमें क्या क्या चीजें यहाँ निकालनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है कॉपर वायर का, नहीं सॉरी कॉपर वायर का दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर यूज करना है, कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द करंट डेंसिटी ऑफ वायर इफ देयर विल बी वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मतलब एक कॉपर के पास जो है वो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, करंट डेंसिटी, और ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। तो इसको भी सेम वैसे ही करते हैं, पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो गिवन है हमें आई कितना गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या गिवन है, फिर हमें लेंथ गिवन है कितनी, 0.1 मीटर। फिर क्या गिवन है, फिर हमें एरिया गिवन है, कितना गिवन है, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, और हमको रेजिस्टिविटी भी गिवन है, कितनी है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, और डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी चीजें हमें गिवन है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर, पहला पॉइंट आर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पूछा गया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, आई क्वेश्चन में दे रखा है, आर निकालना पड़ेगा। तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, तो रो हमारे पास दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, एल भी दे रखा है दैट इज 0.1, और एरिया भी गिवन है 10 टू द पावर -6। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.7 और 2 -3 10 टू द पावर -3 ओम, है ना, ये आ गया। तो यहां से V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई आर होता है। तो आई आपके पास सिंस क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है और आर है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -3। तो V का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्या निकालना है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई बाई ए। तो आई अभी आपने निकाला है 1.7 इंटू सॉरी आई दे रखा था क्वेश्चन में 1 एम्पियर, शायद आई इज 1 एम्पियर। ओके, तो आई इज 1 एम्पियर और एरिया ऑफ द कंडक्टर इट इज 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -6 इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 10 टू द पावर 6, यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द करंट डेंसिटी। ठीक है, थर्ड क्या निकालना था, और कुछ निकालना है, एक्चुअली यहाँ पे होगा डिटरमाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी हमने पहले किया था। Vd का फॉर्मूला क्या होगा, तो Vd का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं I अपॉन एन ई ए। तो सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर n निकालने का, तो फिर से भाई n निकालते हैं। तो n का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आपके पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3, और अवोगाद्रो नंबर यहाँ पे कितना दे रखा है, अवोगाद्रो नंबर 6.02। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26, क्योंकि देखो यार किलोग्राम में दे रखा है, 26 है ना, तो किलोग्राम में दे रखा, तो वहां पे इससे पहले वाले में 23 था तो वो ग्राम में था। तो 63.5, यहाँ से n को सॉल्व करते हैं तो
8.4 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब आ जाएगा पर मीटर क्यूब, यानी यूनिट डेंसिटी। तो यहाँ पे वीडी की वैल्यू निकाल लो। आई की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। आई की वैल्यू क्या निकाली थी अभी आपने? आई की वैल्यू 1 एम्पियर, हाँ 1 दे रखी है। एन की वैल्यू आपने निकाल ली है 8.4 इंटू 10⁻28। ई का फॉर्मूला वैल्यू आपको मालूम है 10⁻⁻19 और एरिया 10⁻6 नहीं -6। तो वीडी को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर मेरे पास आता है 7.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों।